जैन साथियों, यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपका एसएसटी है तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, हम लोग इसमें डिटेल से उन प्रश्नों को करते हैं जिन्हें या तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या आगे पूछे जाने की संभावना है। साथियों, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की किताबों से लिया गया प्रश्न है और इसको बहुत डिटेल से हम करते हैं। ये आपका क्लास नंबर 19 है। इससे पहले हम लोगों ने 18 क्लास यानी 18 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग जैसे इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो कि लगभग हमारे पास 700-800 के करीब प्रश्न हैं, उनको जैसे ही कंप्लीट करेंगे हम तुरंत उसके साथ ही आपके यूपी बोर्ड एससीईआरटी की किताबों को चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि सूची 1 दिया गया है जो पर्वत के प्रकार हैं और सूची 2 दिया गया है जो उसके उदाहरण हैं। अब आपको सही मिलान करना है कि कौन से पर्वत के प्रकार और उसके उदाहरण इनमें से कौन कौन से हैं। तो एक तरफ है वलित पर्वत, दूसरी तरफ है अरावली अवशिष्ट। एक तरफ है ब्लॉक पर्वत, दूसरे तरफ है हिमालय। एक तरफ है ज्वालामुखी पर्वत, दूसरे तरफ है विंध्याचल। एक तरफ है प्राचीन पर्वत और दूसरे तरफ है माउंट किलिमंजारो। बताइए कौन सा। अच्छा, अब इसका ऑप्शन देख लीजिए। आपके सामने 4 विकल्प है, ए, बी, सी और डी। आप देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल ठीक होगा और सही होगा। साथियों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है और आप सही कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए और कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसका ऑप्शन नंबर ए या बी या सी जो भी ठीक हो उसको लिखिए, ठीक है ना। इस तरह लिखिए। देखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कैसे होगा? ए का संबंध हो जाएगा बी से, यानी वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। हिमालय साथियों वलित पर्वत का उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें ब्लॉक पर्वत की तो यह आपका विंध्याचल इसका उदाहरण है। कौन सा? विंध्याचल। वहीं अगर हम बात करें साथियों ज्वालामुखी पर्वत की तो यह माउंट किलिमंजारो इसका उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें साथियों प्राचीन पर्वत की तो अरावली पर्वतमाला प्राचीन पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो साथियों आपका विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके, अच्छा कुछ अगर इसको एक बार थोड़ा सा समझिए। देखिए, हिमालय जो है ना साथियों, टेथिस सागर के मलबे से बना नवीन वलित पर्वत है, ठीक है ना। यह प्राचीन नहीं है। बात क्लियर हो रहा है ना। हिमालय जो है ना वो टेथिस सागर के मलबे से बना एक नवीन वलित पर्वत है। वहीं विंध्याचल पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है, ठीक है ना साथियों। अगर वहीं हम बात करें किलिमंजारो की, जो कि अफ्रीका में है, वह एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है और अरावली दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है जो अब केवल अवशेष यानी अवशिष्ट रह गया है साथियों। तो ये आपके, अच्छा आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लें। देखिए साथियों, अगर हम बात करें गुरु शिखर की तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। अल्पस और एंडीज भी वलित पर्वत के ही उदाहरण है। कौन से? अल्पस और एंडीज, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है साथियों कि भारतीय संसद प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सही कथन आपको चुनना है। किसके संदर्भ में? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में, ठीक है ना। कथन एक कह रहा है कि न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। कथन बी कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विकल्प सी कह रहा है साथियों कि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है। और विकल्प डी आपके सामने कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अब इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो मेरे भाई, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता है बल्कि उपराष्ट्रपति होता है। हमारा कथन डी गलत है। राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता, बिल्कुल होता है मेरे भाई। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो ये भी कथन विकल्प गलत है। न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ये भी कथन गलत है। न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है साथियों। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, यानी मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। साथियों, बात समझ में आ रहा है? आइए इसके बारे में डिटेल से हम समझे। देखिए साथियों, अभी भोर के 3 बज रहे हैं, यानी इसको रात आप कह सकते हैं। रात के 3 बज रहे हैं जबकि मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा क्या रहा हूँ, हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं, पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ। मतलब आपके लिए भोर में 3 बजे मैं जगा हूँ। और आप सभी जानते हैं भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, जनगणना 2027। आप सभी उससे अवगत होंगे। अगर आप शिक्षित समाज से हैं और पढ़ रहे हैं, तैयारी में हैं, तो आपको मालूम होगा कि भारत सरकार का अभी बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, चालू हो गया है, जनगणना। आप सभी जानते हैं साथियों जनगणना के बारे में कि प्रत्येक 10 साल बाद, 11 साल बाद ये जनगणना होता है। चूँकि इसको 2021 में होना था, एक 23 में शायद होना था, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, तो जो कि कोविड की वजह से लेट हो गया। तो उस जनगणना के कार्य के वजह से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भारत सरकार का जो जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप सभी जानते हैं कि सरकारी शिक्षक जितने लोग होते हैं, प्राइमरी से लेकर के हायर तक, वो सभी इसमें लगे रहते हैं। ठीक है ना? तो हम सभी लोग इसमें व्यस्त चल रहे हैं। अभी ट्रेनिंग का काम चल रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, कुछ लोगों का हो चुका, कुछ लोगों का हो रहा है। तो उस ट्रेनिंग के बावजूद, ट्रेनिंग करके आना, फिर आपके लिए कंटेंट बनाना, पढ़ना, उसको तैयार करना, आपको पढ़ाना, समझाना, साथियों थोड़ा टफ काम है। लेकिन अगर मैं आपके लिए 3 बजे जग सकता हूँ पूरे दिन काम करने के बाद, तो आप भी तो अपने लिए तो 4 बजे जग ही सकते हैं ना मेरे भाई। कम से कम 4 बजे आप उठिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए साथियों। आइए देखिए, बात हो रहा था यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में। तो साथियों आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है। इसका अर्थ है कि सरकार तब तक सत्ता में है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है ना? आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको पढ़ लेते हैं साथियों। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीनों मिल करके संसद कहलाते हैं। ठीक है ना? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात आप जान लीजिए। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा साथियों। जो उपराष्ट्रपति यानी जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो उसे वोटिंग नहीं करना है, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वोटिंग कर सकता है। जब दोनों पक्ष का वोटिंग बराबर हो तब उसका वोटिंग मान्य होता है। ठीक है ना? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के बारे में, और प्रश्न ये कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने हक ए सर्व यानी सिंचाई कर लगाया था? बताइए मेरे भाई, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने हक ए सर्व यानी सिंचाई कर लगाया था? क्या अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था? साथियों 4 ऑप्शन है जिसमें सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी फिरोज शाह तुगलक हक ए सर्व यानी सिंचाई कर लगाया था। साथियों बात करें अगर फिरोज शाह तुगलक की, तो तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे उपज का 1/10वां भाग, जिसे हक ए सर्व यानी सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। साथियों यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने हैरात यानी दान विभाग और दीवाने बंदगान यानी दास विभाग की भी स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात यानी दान विभाग और दीवाने बंदगान यानी दास विभाग की स्थापना की थी। साथियों उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों पे कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता था? एक धार्मिक कर होता था। अच्छा, आज भी खैरात मुसलमानों का इस्लाम धर्म में खैरात कर आज भी दिया जाता है। ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में भौगोलिक रूप में व्यवस्थित करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसको उत्तर से दक्षिण के तरफ क्रम से व्यवस्थित करना है। उत्तर में कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर दक्षिण में लास्ट में कौन है, इस क्रम से आपको, यानी इस उत्तर दिशा से क्रम से व्यवस्थित करना है आपको इन भौगोलिक चीज़ों को, ठीक है ना। इसमें नदी है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। आप पढ़ लिए। अब बताइए कौन सा विकल्प ठीक होगा। विकल्प ए कह रहा है कि पहले एक होगा, यानी हिमाचल पर्वत श्रेणी उत्तर में, फिर नर्मदा, सतपुड़ा, फिर ताप्ती। ये बी कह रहा है 1 3 2 4, सी कह रहा है 4 3 2 1 और डी कह रहा है पहले भाई 2 होगा, यानी नर्मदा नदी उत्तर में, फिर उसके बाद विंध्याचल पर्वत है, उसके बाद फिर सतपुड़ा है और दक्षिण में ताप्ती नदी। अब बताइए कौन सा विकल्प ठीक होगा। देखिए साथियों, इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले उत्तर में विंध्याचल पर्वत, फिर उसके बाद नर्मदा नदी, सतपुड़ा, फिर लास्ट में दक्षिण में ताप्ती नदी है। साथियों ध्यान से समझिए, विंध्याचल श्रेणी सबसे उत्तर में है, ठीक है ना। उसके दक्षिण में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। उसके दक्षिण में नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और सतपुड़ा के भी दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो ये सीक्वेंस है, एक क्रम है। अच्छा, दोनों बात आप, एक और फैक्ट है ध्यान रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां, नर्मदा भी और ताप्ती भी, दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये दोनों नदियां डेल्टा के जगह, ठीक है ना, एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है। एस्चुअरी कहिए या फिर ज्वार नदमुख कहिए। साथियों देखिए, ज्वार नदमुख क्या है, जब नदियां बहते हुए बहुत सारा मलबा ले जा करके एक जगह इकट्ठा कर दें तो उसे ज्वार नदमुख कहते हैं, ठीक है ना। नदियां पहाड़ों से बहते हुए जो मलबा ला रही हैं और एक स्थान पे जाकर के उसको रख दें, ठीक है, उसे ज्वार नदमुख कहते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये ताप्ती और नर्मदा दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, तो पश्चिम की ओर बहने का मतलब है साथियों, पश्चिम में, हमारे भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात है, ठीक है ना। पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात है। तो साथियों ये दोनों नदियां गुजरात के किनारे जो अरब सागर बहती है, अरब सागर है, उसमें जाके गिर जाती हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताइए। भारत में यदि लोकसभा का मेंबर आपको बनना है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उम्र कितनी होगी, बताइए। उम्र कितनी होगी, 18, 21, 25, 30। तो साथियों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको विकल्प सी यानी 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, विकल्प सी बिल्कुल ठीक है, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए आपकी, अगर आप एक सांसद के रूप में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 84 के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। ये आर्टिकल 84 कहता है कि यदि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं तो आपकी एज जो है 25 ईयर होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए यह आयु 30 वर्ष होती है। अगर आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। बात क्लियर हो रहा है साथियों। वहीं अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के बारे में तो ध्यान रखिएगा साथियों, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथियों यह पहले 18 वर्ष नहीं होता था वोट डालने का उम्र, पहले 21 वर्ष होता था। ध्यान से समझिए, पहले वोटिंग का उम्र 21 वर्ष था, लेकिन 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन, 16वें नहीं 61वें संविधान संशोधन, ध्यान से समझिए फिर से, भारत में अभी वर्तमान में वोट डालने का उम्र है 18। यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप वोट डालने का अधिकार है, लेकिन पहले यह 18 नहीं था, पहले 21 वर्ष था।
लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया। बात क्लियर हो रहा है? देखिए, पढ़ाते वक्त थोड़ा सा इधर उधर बातें हो जाती हैं, दिमाग से निकल जाता है, आदमी थोड़ा मिस्टेक से गलत पढ़ देता है, तो इसे आप नज़रअंदाज करिए। मैं तुरंत करेक्ट भी कर देता हूँ, तुरंत उसे करेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि भाई भूल हो गया है, ठीक है, तो आप उसे समझिएगा। ये मानवीय भूल है, हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेहद खूबसूरत है, आपके सामने एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है? क्या वह क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है? बताइए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समताप मंडल जो है ना, वायुमंडल के परत समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाया जाता है साथियों। ओजोन लेयर है, ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर कहाँ है? समताप मंडल में। साथियों, निचले भाग में, यानी ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। ओजोन परत कहाँ है? देखिए, होता क्या है ना साथियों, पृथ्वी के ऊपर के क्रम में, जहां आप खड़े हैं ना, जहां बैठे हैं आप, वहां से ऊपर के क्रम में पृथ्वी के गैसों का लेयर है, जिसे वायुमंडल के गैस का लेयर है, जिसे कई भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल। तो पृथ्वी से लेकर के 15 किलोमीटर ऊंचाई तक यह क्षोभ मंडल होता है, और फिर 15 किलोमीटर से लेकर के साथियों 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ही साथियों ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर का कार्य क्या होता है साथियों? तो ओजोन लेयर का कार्य ये है कि सूर्य से आने वाले जो भी हानिकारक गैस हैं, खास करके परावैंगनिक किरणें हैं साथियों, ठीक है ना, उन हानिकारक किरणों को वो अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। कौन? ओजोन लेयर, ओजोन परत, और पृथ्वी की रक्षा करता है। अच्छा, अगर ओजोन परत न हो और सूर्य की परावैंगनिक किरणें अगर पृथ्वी पे आए तो क्या होगा साथियों? स्किन डिजीज हो जाएंगे, चर्म रोग हो जाएंगे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। अच्छा, अभी हाल ही में साथियों ओजोन में छिद्र पाया गया है, ठीक है ना, ओजोन में होल देखा गया है, छेद देखा गया है साथियों। बात क्लियर हो रहा है ना? यानी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, नाश हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये भी एक गंभीर मुद्दा है साथियों, ध्यान से समझिए। ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। ध्यान से समझिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को। ओजोन को बचाने के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए साथियों 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, कि ओजोन परत की मोटाई कितनी है, उसको मापने की जो इकाई होती है साथियों, उसे हम डॉप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉप्सन कहते हैं। ये सारे फैक्ट, ये सारी बातें आपके लिए लिख के लाई जाती है। कुछ चीज़ें क्या है, पढ़ाते वक्त दिमाग में रहती हैं, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, इसलिए मैं सभी बातों को लिख के लाता हूँ, ताकि पढ़ाते हुए जो बातें मैं भूल जाऊं वो यहाँ से आपको बता दूं, यहाँ देख के मैं आपको बता दूं, और आप अपने कॉपी में, डायरी में नोट कर लें, ताकि वो चीज़ें लास्ट में आप रिवीजन करें तो आपको बहुत काम आए मेरे भाई। ध्यान से समझिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप भले ही ये सोचिए, देखिए बड़े चैनल, बड़े लोग, बड़ा नाम, मैं जानता हूँ कि ना मैं, हाँ, कि बड़ा चैनल आपको ये नहीं दिख रहा होगा, बड़ा नाम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन साथियों आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही कहीं से कोई कोर्स नहीं लिया, कारण है कि बड़ा नाम है, बड़ा चैनल है, बड़े लोग हैं, और पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? पेपर में उसका कोई वास्ता नहीं है, वास्ता है भी तो 3,000 4,000 रुपये फ़ी है, कौन देगा? एक मध्यम वर्ग का लड़का जो बाहर रूम लेके, जिसके रूम का रेंट है 2,000 3,000 रुपये, वो आपके पढ़ने का 3,000 4,000 कैसे दे सकता है? अगर वही चीज़ फ्री में आपको कहीं बेस्ट मिल रहा है तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत नहीं है, जो कि मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, ठीक है ना, एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2, ठीक है ना। सूची 1 में क्या है? अशोक के शिलालेख हैं, और सूची 2 में राज्य हैं। अब आपको बताना है कौन सा शिलालेख किस राज्य में है कि नहीं? बेहद खूबसूरत प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न तो यूपी टेट में पूछा जाता है साथियों, और फिर आप सोचते हैं अरे ये कहाँ से पूछ दिया भाई, ये तो कहीं था ही नहीं। अरे है, आपकी किताब में है, देखिए
SCRT यूपी बोर्ड का किताब उठाइए, क्लास 6 से 8 तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी देखिए, मिलेगा उसमें, हिस्ट्री में है, ये आपके हिस्ट्री के किताब में है, ठीक है ना। तो ये कहीं से आया नहीं है, हमने आप ही की किताब को पढ़ के और आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। चलिए बताइए, आइए इसके 4 विकल्प हैं, पढ़ लीजिए ABCD, कौन सा विकल्प सही है बताइए मेरे भाई। देखिए जब आप मिलान करेंगे मेरे भाई तो आपका मिलेगा 1 का B, यानी धौली जो अशोक शिलालेख है वह उड़ीसा में है, ठीक है ना। फिर से समझिए, धौली अशोक शिलालेख है वह आपके कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है प्यारे साथियों, धौली अशोक शिलालेख आपके उड़ीसा में है, A का B से संबंध होगा। अच्छा, एरागुंडी कहाँ है, तो एरागुंडी ये आपके नाम से ही पता लग रहा होगा, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। जो कालसी है वह साथियों उत्तराखंड में है, 3 का A से संबंध होगा। आज जो सोपारा है वह महाराष्ट्र में है, नाला सोपारा सुनते ही हैं, तो सोपारा जो है वो महाराष्ट्र में है। तो साथियों इस तरह आपका विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, विकल्प ए सही है, ठीक है ना। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, सम्राट अशोक ने अपने संदेशों को फैलाने के लिए पूरे भारतवर्ष में शिलालेख लगवाए थे। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में है, जहां प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में यमुना के किनारे स्थित है। वहीं बात करें एरागुडी की तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल में, और सोपारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन मिलते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में मेरे भाई, ये बात आपको बहुत खूबसूरती से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का मिलान गलत है। अब आप बताना है, अनुसूची दिया गया है, दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं, क्या ये गलत है, गलत ही पूछ रहा है भाई, हाँ गलत। दूसरा है कि चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, क्या ये गलत है। विकल्प सी कह रहा है 7वीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची है, क्या ये गलत है। और विकल्प डी कह रहा है 10वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण है, क्या ये गलत है, बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विकल्प डी आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अच्छा विकल्प डी गलत है इसलिए विकल्प डी सही जवाब है। 10वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। साथियों ये बात बिल्कुल ठीक है कि दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है, और 7वीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई है। साथियों ध्यान से समझिए कि जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। साथियों जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल कानून कब जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन वो कब हुआ साथियों, 1985 में, तब जोड़ा गया। और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का वर्णन साथियों 5वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में, 5वीं, ना कि 10वीं में, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। बात करें अगर 8वीं अनुसूची की तो साथियों इसमें भारत के जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख हुआ है। भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है आपके 8वीं अनुसूची में उसका जिक्र किया गया है साथियों, ठीक है ना। भारत की 22, अच्छा जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो उन्हीं 22 भाषाओं में आपके प्रश्न आते हैं, आप जिस भाषा में चाहें उस प्रश्न को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 9वीं अनुसूची में साथियों, 9वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भूमि सुधारों के लिए जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भूमि सुधारों के लिए जोड़ा गया था। तो साथियों आज के रहे आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर शाम को हम लोग आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करके भेजेंगे, आप तब तक इसको पढ़िए और नोट डाउन करिए, एक बार ना समझ में आए दोबारा करिए। शाम को हम आपको फिर नए वीडियो नए क्लास के साथ मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।